तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 5.1 यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा पार्ट समझने वाला है, कल मैंने वीडियो डाल दी थी, आप उसको बार बार एग्जाम तक देखें। अब आपका PT2 होने वाला है और उससे समझ लें। पोस्टुलेट और एक्सियम्स लिखने को आ सकते हैं और क्वेश्चंस करने को आ सकते हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट्स और एक्सियम अपने आप से समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए जब कोई समझाता है तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। इसका 5th पोस्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे? 3rd क्वेश्चन हो गया था। 4th क्वेश्चन देखिए, इफ अ पॉइंट C इज इन बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B सच दैट AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है, ये 4th नंबर क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको 5.1 का। 2 पॉइंट्स है, अगर एक लाइन में 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। एक है A और एक है B और इनके बीच में एक पॉइंट है C, और C इस तरीके से है कि AC इक्वल्स टू BC है। C किस तरीके से है? AC इक्वल्स टू BC। तो इसका मतलब C मिड पॉइंट होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये कह रहा है देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। कितना आसान है, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB निकालना। तो हम क्या करेंगे कि C हम लिखेंगे प्रूफ में, हम लिखेंगे सीन्स AC इक्वल्स टू BC है या नहीं है? तो गिवन ही है, ये गिवन है ना। अरे ये इसने दिया है कि नहीं? और AC प्लस BC करके आएगा क्या? AB आएगा। AC की जगह BC की भी जगह AC लिख देती हूँ, दोनों बराबर तो है। AB तो ये हो जाएगा 2AC इक्वल्स टू AB। तो इसका मतलब क्या हो गया? AC इक्वल्स टू AB बाई 2। AB बाई 2, यही आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत? एक लाइन का है, 1-2 लाइन का। ऐसे आसान क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए हटा भी दिया था चैप्टर। अगला देखो, इन क्वेश्चन 4 इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है। पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसको क्या कहेंगे? मिड पॉइंट, क्योंकि ये 2 बराबर हिस्सों में लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट AB प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट में एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो कई बार हमें क्या होता है कि जब प्रूव करने का कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आता, तो हमें जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं, और फिर जो उल्टी बात सपोज की होती है उसको गलत साबित कर देते हैं। तो यानी कि जो उल्टी बात हमने सपोज की वो गलत साबित कर दी, तो उसका मतलब सीधी वाली सही है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन होती है, कोई भी लाइन, उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। आपको भी पता है होता है, एक ही होता है प्रैक्टिकली। अब हमें प्रूव करना है कि एक ही होता है, इसको प्रूव कर। तो हम कहेंगे चलो एक नहीं है, मान लिया 2 है, एक C डैश है, ठीक है। हम लिखेंगे लेट C एंड C डैश आर 2 मिड पॉइंट्स of 2 midpoints of AB। 2 midpoints of AB। अगर 2 midpoint है तो क्या होगा कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा या नहीं होगा? और AC डैश इक्वल्स टू भी हाफ ऑफ AB हो जाएगा। भाई दोनों midpoint है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका इट इम्प्लाइज दैट कि AC जो है वो A डैश C के बराबर है। AC जो है A डैश C के बराबर है, कह रहा है। बात समझिए। तो इसका मतलब आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, केवल तब, ओनली व्हेन C एंड C डैश कोइंसाइड, जब C जो और C डैश जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही हो, एक दूसरे को ओवरलैप करते हो। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि किसी भी लाइन का एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन फिगर AC इक्वल्स टू BD। AC इक्वल्स टू क्या है? BD। मैं बना देती हूँ पहले इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6। AC A, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D। अब इससे गिवन क्या है? देखो गिवन क्या है, बोलो। AC इज इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD, ठीक है। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तब आपको प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू CD, ठीक है। तो
आप लिखेंगे AC होगा क्या, AC होगा AB प्लस BC होगा, और BD क्या होगा, BD इक्वल्स टू होगा BC प्लस, या CD भी कह सकते हो, CD प्लस BC होगा या नहीं। अब ये कह रहा है ये दोनों तो बराबर है, तो आप लिखेंगे बट AC इक्वल्स टू BD, पर AC की वैल्यू है क्या, AB प्लस BC, और BD की वैल्यू क्या है, CD प्लस BC। BC BC दोनों तरफ कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, AB इक्वल्स टू CD, यही प्रूव कर हो गया। 7th क्वेश्चन, Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? अब आप पहले ये देखिए एक्सियम 5 है कौन सा अपनी बुक में, पढ़िए उसको। एक्सियम 5 को पढ़िए, क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। की होल जो पूरा होता है वो हमेशा अपने पार्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वाई, ऐसा क्यों है कह रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यूनिवर्स में देखते ही हैं कि हमेशा जो पार्ट से मिलकर होल बनता है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग द पार्ट्स वी गेट होल। तो जब हम कई चीज़ों को इकट्ठा करके होल बना रहे हैं, पूरी चीज़ बना रहे हैं, तो वो हमेशा पार्ट से तो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, ये ओरल है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। आपको एक्सरसाइज 5.2 में आइए, ये कह रहा है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप इस बात को, यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट था, आप उसको कैसे लिखें, दोबारा से कैसे लिखें कि ये समझने के लिए इजी हो, कैसे लिखें कि ये समझने के लिए इजी हो, कैसे लिखेंगे। इसमें देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। इसने आपको नॉन पैरेलल लाइंस के टर्म्स में समझाया है, तो आप इसको किसके टर्म्स में समझा सकते हैं, पैरेलल लाइन। तो ये आप इजी तरीके से, कल मैंने आपको बताया ही था कि जब दो लाइंस के बीच में एक तीसरी लाइन फॉल करती है और वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैज द सम लेस देन 180। अगर एक पेयर का जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 से कम आता है, तो आफ्टर एक्सटेंडिंग दिस साइड ऑफ द लाइंस दे विल मीट एट एनी पॉइंट। तो वो कहीं पर क्या होंगी, मिल जाएंगी। एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा, आप इसको दूसरे टर्म्स में भी समझा सकते हैं। आप ये लिखेंगे कि व्हेन अ लाइन फॉल्स ऑन 2 लाइंस एंड इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन बोथ द साइड is equal to, या in any side is equal to 180, then lines will be parallel line। ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये उसी का अपोजिट हो गया, मतलब बात को ऐसे कहो या बात को ऐसे कहो, एक ही बात है। जैसे मैं कहूँ हमारे विद्यालय से तिकोनिया तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, या ये भी तो कह सकते हैं कि तिकोनिया से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। बात तो एक ही है। तो बच्चों ने जो आज तक समझा है वो पैरेलल लाइंस की बात को ज़्यादा समझा है। मेरी बात समझिए, आज तक आपको ये समझाया गया कि पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका उल्टा समझाने के बजाय इसको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर 2 लाइंस के ऊपर एक तीसरी लाइन फॉल करती है और उसके एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है, तो वो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। और अगर 180 नहीं होगा तो वो लाइंस क्या होंगी, नॉन। तो उस बात को जो इतनी टिपिकल लैंग्वेज में उसने दिया है विद पोस्टुलेट, उसको इजी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, डज यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। यस, वो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस को बताता है, हाँ, क्योंकि उसने कहा कि अगर 180 नहीं है तो लाइंस नॉन पैरेलल होंगी, वो मिल जाएंगी। तो इसका उल्टा ये भी तो सच हो गया कि अगर 180 है तो लाइंस क्या होंगी, तो यस लिखेंगे इसमें। एक्सप्लेन में यही लिख देंगे जो एक्सप्लेनेशन में मुंह से बता रही हूँ, आप इसको लिख देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, इफ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, if the sum of the one pair of interior angles is less than 180, then lines will be non-parallel. So if the sum will be 180, then lines will be parallel. तो ये बताता है आपको पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को। चैप्टर यही आपका समाप्त। चैप्टर 15 इसको थोड़ा शुरू करते हैं। आप यहाँ देखना है आपको बिल्कुल ध्यान से। चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है।
ठीक है, ये मैंने आपको क्लास 8th में भी पढ़ाया था, सेम चीज मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, सब एक सा ही है। और क्लास 10th में भी जब मैं ही पढ़ाऊंगी तो यही बात रिपीट करूंगी, तो इसलिए यही ध्यान से सुन लो। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको कहते हैं प्रायिकता। इसका नाम होता है प्रायिकता। क्या नाम होता है? प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। अब इसका प्रोबेबिलिटी वर्ड से आप फेमिलियर नहीं है ज्यादा, लेकिन पॉसिबिलिटी से आप फेमिलियर है ना। पॉसिबिलिटी तो आप जानते हैं, किसी चीज के होने की या ना होने की संभावना, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब हमें देखो, कई चीजें तो हमें सर्टेन पता होती है कि वो होंगी ही होंगी, और कई चीजों के लिए आपको डाउट होता है। 50% चांसेस है, 40, जैसे आप कहोगे यार लग रहा है आज बारिश आ सकती है, इसके 40% चांसेस मुझे लग रहे हैं, या मुझे कभी आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, जैसे मान लो खूब आसमान घिरा हुआ है, बहुत सारे बादल लगे, एकदम काला काला मौसम हो रहा है, तो आपको लगता है 90% आ सकती है आज बारिश। ठीक है, तो इसी को जो हम अंदाजा लगाते हैं, जो मौसम विभाग आपको जानकारी देता है कि ये होने की संभावना है, ओले पड़ने की संभावना, ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इसको लिखते हैं P ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट माने घटना के घटने की या फिर घटना के ना घटने की संभावना। ठीक है, घटने वाली को PE से दिखाते हैं, ना घटने वाली को PE के ऊपर बार लगा के दिखाते हैं। ठीक है, किसी घटना के, किसी इवेंट के होने या ना होने की जो संभावना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं उसके फेवर में कितनी चीजें हैं, और नीचे है टोटल आउटकम। नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला होता है और इससे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 100% हो सकती है और कम से कम 0। कम से कम 0। जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी तो वो होती है 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, क्योंकि कोई भी घटना या तो पूरी घट सकती है ना, उससे ज्यादा क्या होगा, तो यानी 100% चांसेस को प्रोबेबिलिटी में 1 से दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। जिन चीजों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि जिसमें होना ही होना पक्का है, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या है? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, और जो नहीं घट सकता, यानी जो हमको पक्का पता है भाई ये नहीं होने वाला है, जैसे मैं कहूँ बेटा कल सुबह सूरज पश्चिम से निकलेगा, होगा नहीं, आपको श्योरली पता है कि ये नहीं होगा, तो ये जो है ये ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। भाई नहीं हो सकता ना। जैसे मैं आपसे कहूँ ये बताओ मैंने एक डाइस फेंका लूडो खेलने वाला, तो ये बताओ उसमें 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? आप कहोगे मैम 0, 7 उसमें होता ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर मैं आपसे कहूँ कल सुबह सूरज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे 100% है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज गायब हो जाए, निकले ही ना। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट। इसी को सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100% निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में आती है। डिफाइन श्योर इवेंट क्या है या डिफाइन सर्टेन इवेंट क्या है, ये आ सकता है 1-2 नंबर में। श्योर इवेंट की ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 1.5, 0.75, 0.25। ठीक है, या 1/2, 3/4, 1 और कुछ और, तो 4 में से एक आपको टिक करना है, तो क्या? 1। परसेंटेज में भी दे सकते हैं 100%, 25%, 75%, 20%, तो आप क्या लिखेंगे? 100%। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको दे देगा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0%, 100%, 20%, 50%, तो क्या होगा? 0। या नंबर्स में दे देगा 0, 1, 1। देखो 1 पॉइंट से ऊपर तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, 1 से ऊपर किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है इज दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें एक दे दिया 1.5, हो सकती है? नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर कभी भी नहीं जाती है। वो किसके किसके बीच में होती है? 0 से 1 तक हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बात समझ आ गई इतनी? अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और है, जैसे कई बार किसी चीज के 50-50 चांसेस भी होते हैं, किसी के 40-60 भी होते हैं जो आपको पता होते हैं। जैसे मैं कहूँ मैंने एक कॉइन उछाला, एक सिक्का उछाला,
एक सिक्का 1 रुपए का मैंने सिक्का उछाला, तो आपको पता है 100% कि मैम सिक्का उछालेगी तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तीसरी चीज उसमें होती ही नहीं है, तो आएगी कैसे? तो आपसे मैं पूछूं बेटा ये बताइए हेड आने की कितनी संभावना है आपके और टेल आने की भी 50%, ठीक है। तो ये 50 इक्वल संभावना है, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ठीक है। और अगर निकालते कैसे हैं, तो निकालते ऐसे हैं, पहले हम टोटल आउटकम लिख लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने सिक्का उछाला, तो आपको पता होना चाहिए 2 आउटकम्स हो सकते हैं टोटल, या तो हेड या तो टेल। अब हम निकालेंगे, मैंने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ एक सिक्के को उछालने पे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। हेड के फेवर में कितने हैं, एक ही तो है, और टोटल कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 यानी आधी, यानी 50%। ऐसे ही अगर मैं पूछूं टेल आने की तो उसमें भी सेम ही हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, टेल के फेवर में एक ही है, नीचे टोटल 2 है, तो कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी पूछ सकती हूँ, मैं आपसे कहूँ मैंने 2 सिक्के उछाले, तो क्या क्या आ सकता है, पहले सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, या ऐसा भी हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं टोटल, 4। अब मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने बेटा 2 सिक्के उछाले, मुझे ये बता दीजिए कि उसमें 2 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। मैं आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही हूँ, 2 हेड आने की, तो आपको वो वाले फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने होंगे जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। तो 2 हेड सिर्फ एक ही जगह आ रहे हैं, 2 हेड एक ही जगह आ रहे हैं, तो हमारे फेवर में कितना है, 1 आउटकम है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो कितने हो जाएगा 1/4। अगर सेम मैं आपसे पूछूं 2 टेल आने की, तो उसमें भी क्या हो जाएगा 1/4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 हेड और 1 टेल आने की, तो उसके फेवर में 2 है, इसमें भी 1 हेड 1 टेल है, इसमें भी, तो उस समय हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। और इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के तब लिखते हैं, अगर कट रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कम से कम 1 हेड आने की, कम से कम 1 हेड। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। अगर मैं कहूँ कम से कम 1 हेड, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, आप मुझसे पूछो मैडम आप समोसे लेके आए, आपने कहा मैम आप खाओगे, तो मैंने कहा मैं कम से कम 1 खाऊंगी। कम से कम 1 का क्या मतलब है, 1 से ज्यादा भी खा सकते हैं, 1 से ज्यादा, मतलब 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और 1 से ज्यादा भी खा सकती हूँ, मतलब कम से कम तो मैं 1 खाऊंगी भाई, 1 तो मिलना ही चाहिए, उससे कम में गुजारा नहीं है, और ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जब कम से कम वाली बात होती है तो 1 वाला भी आ जाएगा और 2 वाले भी आ जाएंगे उसमें। जैसे मैं पूछूं, मैंने 2 इसको क्या कहते हैं कॉइन्स को उछाला, तो कम से कम 1 टेल आने की संभावना बताइए या प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या हो जाएगा, कम से कम 1 टेल में आप 1 वाले तो दोनों लेंगे, 2 वाले जिसमें 2 टेल है वो भी ले लेंगे, तो कितनी हो जाएगी 3/4। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ, अगर तुम मुझसे सेम क्वेश्चन दोबारा करो, मैम आप समोसा खाएंगी, तो मैं कहूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 खा सकती है, मतलब मेरा मन नहीं है कहने का मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाना ही पड़ेगा तो मैं 1 खा सकती हूँ, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं यार, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है कि नहीं मुझे कम से कम 1 तो चाहिए ही, और 1 होता है कि नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही खा सकती हूँ, मेरा मन नहीं है खाने का। तो उसमें क्या करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाले में भी आप क्या करेंगे कि 1 वाले तो आएंगे ही, जिसमें नहीं है वो भी आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर मैं आपसे कहूँ मैंने 2 ये सिक्के उछाले, 2 कॉइन्स उछाले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल ही होना चाहिए, नहीं भी हो तो चलेगा। तो उस समय क्या हो जाएगी, उस समय भी 3/4 हो जाएगी, उसमें आप इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और जिसमें टेल नहीं है उसको भी ले लेंगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं जो आते हैं। टाइम देखो 7 मिनट अभी और बचे हैं, तो कितनी स्पीड से पढ़ा रही मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो बता दिया मैंने, ये बता दिया, अभी 7 मिनट और बचे हैं। चलो देखो अभी अब इसकी आप सीधे एक्सरसाइज पे आइए, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 15.1 एक ही एक्सरसाइज है इसमें। 15.1 पे आइए, पेज नंबर 283। यस मैम। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ी हूँ, आप ध्यान देंगे। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। उसने कितनी बार छक्का लगाया? सॉरी चौका 6 बार। आउट ऑफ 30 बॉल्स कितनी खेली? टोटल बॉल्स कितनी है? 30। बाउंड्री कितनी बार लगा दी? बाउंड्री कितनी बार लगा दी? 6 बार। कितनी बार लगा दी? 6। पूछ क्या रहा है? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। इसके 2 तरीके होते हैं।
किसी घटना के नहीं घटने की अगर निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ई बार अगर हमें निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो पहले घटना के घटने की, इवेंट के होने की निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि पी ई यानी किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है। तो अगर मुझे होने की पता चल जाए तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगी तो नहीं होने की पता चल जाएगी। अगर मुझे नहीं होने की पता चल जाए तो 1 में से माइनस कर दूंगी तो होने की। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि बाउंड्री लगाने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो आप कहेंगे 6/30। भाई बाउंड्री 6 बार लगाई है ना, 6 अपॉन टोटल इवेंट, टोटल कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। अगर मैं पूछूं लगाने की कितनी है तो 1/5। आपसे पूछा जा रहा है नहीं लगाने की, तो आपको पता है कि 1/5 तो लगाने की है, प्लस नहीं लगाने की ये होती है, टोटल मिला के 1 होता है, तो नहीं लगाने की क्या हो जाएगी 1 - 1/5, यानी कि इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1/5 यानी 4/5। ठीक है, एक तरीका तो ये है 1 में से माइनस। पहले तो होने की निकालो, अगर उसे नहीं होने की भी पूछी है तो पहले आप होने की निकालो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो तो ना होने की देख। दूसरा तरीका, एक तरीका ये भी है कि भाई अगर उसने टोटल बॉल 36 खेली, 36 में से 6 में उसने बाउंड्री लगाई, तो कितने में बाउंड्री नहीं लगाई 24। तो नहीं लगाने वाले कितने हैं हमारे फेवर में है 24, टोटल कितने हैं 30, तो कितना हो जाएगा तब भी 4/5। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई दोनों। तो ये था इसका करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिलीज का सर्वे किया गया, ठीक है, जिनमें 2 बच्चे हो, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जिनके 2 बच्चे थे ऐसी फैमिलीज को चुना गया। कितनी फैमिलीज को 1500। फिर उनके घर घर जाके पूछा गया कि जो आपके 2 बच्चे उसमें से दोनों गर्ल हैं या एक गर्ल एक बॉय है, या फिर कोई भी गर्ल नहीं है यानी दोनों बॉय है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए सर्वे किया गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें 2 मतलब दोनों चिल्ड्रन जो है वो गर्ल थे, वो कितनी फैमिलीज है 475, जिनमें एक लड़की थी 814, और जिनमें कोई लड़की नहीं थी यानी दोनों लड़के थे वो कितने 211। अब ये कह रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स वाले कितने हैं 475 अपॉन कितना हो जाएगा 1500। टोटल कितने हैं फैमिलीज 1500, उसमें से जिनमें 2 गर्ल है वो वाली कितनी है 400। इसको आप कैंसिल करेंगे, जहां तक कैंसिल होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा। ये लिख के आओगे तो अंडा दूंगी मैं एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद है जिनमें एक गर्ल है, एक गर्ल वाले कितनी है 840, टोटल कितने हैं निकालेंगे। यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे पी, यहाँ मैं नहीं लिख रही तो इसका मतलब ये नहीं आप नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, 9 गर्ल वाली 211 अपॉन 1500, कैंसिल होगा तो कर देंगे, नहीं तो इतना ही लिखेंगे। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 1404। निकाल लो एग्जाम्पल 5 1404 में कहाँ पर है। चैप्टर 14 की बात करेंगे। अच्छा चैप्टर 14 अभी पढ़ाया नहीं, इसको छोड़ दो, जब चैप्टर 14 पढ़ाएंगे तभी वाले क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स एक साथ उछाले गए। कितनी बार उछाले गए 200 बार। कितनी बार उछाले गए 200 बार। ठीक है, 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स क्या है, जब मैंने 3 कॉइन्स एक साथ उछाले तो 3 के 3 हेड आए, ऐसा 23 बार हुआ। उछाले कितनी बार 200 टाइम्स। उसमें से 200 टाइम में से 23 बार ऐसा हुआ कि 3 हेड आए, 72 बार ऐसा हुआ कि 2 हेड आए, 77 बार ऐसा हुआ कि 1 हेड आया, और कोई भी हेड नहीं आया यानी तीनों टेल आए, ऐसा 28 टाइम्स हुआ। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, कितना हो जाएगा 72/200। 72/200, क्योंकि 2 हेड वाले कितने आउटकम्स है 72 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 200। ठीक है, ये कैंसिल करके जितना आएगा उतना कर लेंगे। अगला देखो 5th क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन, टाइम देखो कितना है, चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा 2 मिनट में। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family। ठीक है, कि उनका इनकम लेवल कितना है और उस इनकम लेवल में उनके घर में कितने वाहन है चलाने के लिए, व्हीकल्स मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर। ये तो सबसे पहले लेस देन 7000, मतलब 7000 से कम जो महीना कमाते हैं उन फैमिलीज का जब सर्वे हुआ तो जिनके घर में एक भी व्हीकल नहीं था ऐसी 10 फैमिलीज थी। जिनके घर में एक कोई व्हीकल था
वो 160 थी। जिनके घर में 2 व्हीकल थे ऐसे 25 फैमिली थी, और जिनके घर में 2 से ज़्यादा व्हीकल थे ऐसे कोई फैमिली नहीं थी। ठीक है, तो और 7000 से 10000 के बीच में, समझ गए आप इस टेबल को? आप मेरी बात समझ आ गई आपको? अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए। सपोज अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, हमने रैंडमली कोई फैमिली चुनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फैमिली चूजन इज, अर्निंग तो उसकी होनी चाहिए 10,000 से 13,000 के बीच में। अब आपको कौन सी लाइन देखनी है? 10,000 से 13,000 वाली पर मंथ, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, जिसमें 2 व्हीकल हो, करेक्ट 2 कितनी है? 10,000 से 13,000 वाली लाइन में 2 व्हीकल्स वाली कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 29। और टोटल फैमिलीज कितनी सर्वे की हमने? 24। ठीक है, तो ये आपको अगर इसको कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। अगला है अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 या उससे ज्यादा। ध्यान देना, 16,000, 16,000 या उससे ज्यादा। तो इसमें 16,000 या उससे ज्यादा वाले में कौन सा आएगा? सबसे लास्ट वाला। और इनके एग्जैक्टली 1 व्हीकल वाली देखनी है। तो 1 व्हीकल वाले कितने हैं? 1 व्हीकल वाले कितनी है? 579। तो 579 अपॉन 2,400। अगला है तीसरा, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, 7,000 से कम, यानी पहली लाइन देखनी है। और जिनके पास कितने व्हीकल हो? मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल नहीं है, 10। तो 10 अपॉन 2,400 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 240 आ जाएगा। अगला है अर्निंग 13,000 टू 16,000, यानी आपको 1 2 3 4th लाइन देखनी है। एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा, 25 अपॉन 2,400। उसके बाद है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिसमें 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। इसके लिए कोई भी सैलरी लिमिट नहीं दी है। तो 1 से ज्यादा नहीं वाले मतलब या तो 1 हो या फिर 0 व्हीकल है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? ये 0 वाले जितने हैं वो सारे प्लस कर लेना, सारे सैलरी लिमिट थे, ये सारे प्लस करेंगे, ये सारे प्लस करेंगे और इनको आपस में प्लस कर लेंगे। समझ गए? इस लाइन का जितना टोटल आएगा और इस लाइन का जितना टोटल आएगा उन सबको आपस में प्लस कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 2400। बात समझ में आ गई? क्या कहा इसने लास्ट वाली लाइन में कोई भी सैलरी की लिमिट नहीं दी है, यानी हर सैलरी में हमने देखना है कि जिसमें 1 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, यानी कि या तो 1 भी ना हो या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना हो? 1। तो आप 0 वाली भी सारी लाइन प्लस कर लेंगे और 1 वाली भी सारी लाइन प्लस करेंगे, फिर उनको आपस में प्लस कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2400। क्लियर है? आज के लिए इतना काम।